नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज की रात थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उन रास्तों पर जहां बिजली नहीं थी पर उजाला था, जहां रेडियो था पर शोर नहीं था, जहां लोग कम थे पर रिश्ता बहुत था। आप बस लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद को उस समय में खो जाने दीजिए जहां 1900s का भारत अपनी सबसे शांत, सबसे सुंदर सांस ले रहा था। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको पुरानी यादें पसंद हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू सुकून देती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं, ताकि जब भी मैं ऐसी पुरानी दुनिया का दरवाज़ा खोलूं, आप सबसे पहले अंदर कदम रख सकें। और हाँ, कमेंट में लिखिए, आपके घर में सबसे पुराना रेडियो कौन सा था? शायद आपकी याद किसी और की कहानी बना दे। अब कहानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि 1900s का ज़माना भी तो धीमा ही था, शांत, गहरा और बेहद खूबसूरत। ये कहानी है रामपुर नाम के छोटे से गांव की। गांव जिसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जैसे किसी पुराने रक्षक ने सदियों से अपने पंख फैलाए हों। बरगद के नीचे चौपाल थी, वो जगह जहां सुबह खटिया पर दादा लोग बैठे होते, दोपहर में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते और शाम होते ही पूरे गांव के कान उस पुरानी दुनिया के एक ही जादू की तरफ लग जाते, रेडियो। रेडियो उस समय सिर्फ एक यंत्र नहीं था, वो दुनिया का दरवाज़ा था। वो आकाशवाणी की वो खिड़की थी जहां से लोग सपने देखते थे, दूर शहरों की खबरें सुनते थे और उन आवाज़ों पर भरोसा करते थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था। रामपुर में एक परिवार था जिसके घर के चबूतरे पर हमेशा शाम को 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते। ये परिवार था दादाजी भोलनाथ, दादी लक्ष्मी, उनका बेटा हरि नारायण, बहू सुशीला और 2 बच्चे, 14 साल का मोहन और 10 साल की गुड़िया। घर मिट्टी का था पर अंदर से बेहद साफ सुथरा। आंगन में तुलसी का चौरा, कोने में चूल्हा और दीवार पर एक लकड़ी की तख्ती, जिस पर रखा था उनका सबसे प्यारा खजाना, एक काला चमड़े से ढका हुआ गोल डायल वाला पुराना रेडियो। रेडियो का ऊपरी हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ था, साइड में एक पीतल की कील ठुकी हुई थी जिससे तार बंधा हुआ था। लेकिन जब दादाजी उसे ऑन करते और ये आकाशवाणी है कि आवाज सुनाई देती, तो जैसे पूरा घर मुस्कुरा उठता। उस दिन शाम कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में गुलाबी सुनहरी लकीरें थीं जो धीरे धीरे फैलती जा रही थीं। चूल्हे पर दादी रोटी सेक रही थीं, जिसकी महक पूरे आंगन में फैल रही थी। मोहन, जरा रेडियो ले आ, दादाजी ने आवाज लगाई। मोहन दौड़ता हुआ आया। वो रेडियो उसके लिए खिलौना नहीं था, वो किसी मंदिर की घंटी जितना पवित्र था। उसने रेडियो उठाया, झाड़ा और दादाजी के सामने रख दिया। दादाजी ने जैसे ही गोल डायल घुमाना शुरू किया, पहले खर खर की आवाज आई, फिर सीटी, फिर अचानक, ये आकाशवाणी है, अब आप सुनिए। गांव के आधे लोग पहले ही जगह पकड़ चुके थे, कुछ खाट पर,
कुछ जमीन पर। कुछ बच्चे दादाजी की गोद में चढ़कर बैठ गए। अचानक रेडियो से एक कहानी शुरू हुई। 1902 में एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण से परिवार ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। गुड़िया ने पूछा, दद्दा, ये कहानी हमारे गांव जैसी लग रही है। दादाजी ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। बिटिया, 1900 में ज्यादातर गांव ऐसे ही थे, सादगी में लिपटे पर कहानियों से भरे। रेडियो की आवाज धीमी धीमी गूंज रही थी और मोहन धीरे धीरे सपनों के किसी पुराने गलियारे में चला जा रहा था। उसे वो समय दिखने लगा जब घोड़ों की टाप से सुबह होती थी, लोग लकड़ी के चूल्हे पर नाश्ता बनाते थे और औरतें कुएं से पानी भरकर आती थीं। गांव के बच्चे मिट्टी से खिलौने बनाते, लट्टू घुमाते और दोपहर की धूप में खेतों में दौड़ जाते। मोहन की आंखें धीरे धीरे भारी हो रही थीं, पर कहानी इतनी मीठी थी कि नींद सुनते सुनते ही आती थी। कहानी में बताया जा रहा था कि उस पुराने जमाने में एक लड़का था जो हर शाम आकाशवाणी से प्रसारण सुनता था और उन्हीं आवाजों में वो अपने सपनों का बीज ढूंढ लेता था। मोहन अचानक चौंक गया। उसे लगा मानो कहानी के अंदर का लड़का उसी जैसा है। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, 1900 में लोग कम चीजों में खुश रहना जानते थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ एक रेडियो और उसी में पूरी दुनिया। भीड़ ने हंसते हुए सिर हिलाया। सबके चेहरे पर वही पुरानी यादों वाली चमक थी जो तब आती है जब इंसान अपने बचपन को छू लेता है। मोहन बोला, दद्दा, क्या 1900 में कभी डर भी लगता था? दादाजी ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान देखा, फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा, डर भी था और सुकून भी। डर था कि कहीं घर का कोई बीमार न पड़ जाए, और सुकून था कि हर रात चौपाल में सब एक दूसरे का हाल पूछते थे। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, तब लोग झगड़ते नहीं थे क्या? दादी ने हंसकर कहा, बहुत झगड़ते थे, पर रात होते ही सब भूल जाते, क्योंकि तब दिलों में जगह ज्यादा थी, अहंकार कम। धीरे धीरे अंधेरा गांव पर उतरने लगा। आकाश में चांदा उग आया और हवा में ठंडक फैल गई। रेडियो पर अब एक नया कार्यक्रम आ गया, धीमे ढोलक की थाप और एक मधुर लोकगीत। पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरी हवा एक साथ उस गीत में डूब गई। उस रात रेडियो ने कुछ अजीब कहा, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शायद किसी के दिल की दबी हुई याद है। दादाजी ठिठक गए, उनकी सांस भारी हो गई। क्यों? क्योंकि ये वही लाइन थी जो उनके पिता यानी मोहन के परदादा 1908 की एक रात कहा करते थे। मोहन ने दादाजी की परेशानी देखी। क्या हुआ दद्दा? दादाजी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद पुरानी यादें लौट आई हैं। पर उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो वो बताना नहीं चाहते थे, या शायद बताना चाहते थे पर डर रहे थे। रेडियो की आवाज अचानक साफ हुई। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिसका एक पुराना राज आज खुलने वाला है। सब चुप। मोहन के सीने में हल्की धड़कन तेज हुई।
दादी ने धीरे से दादाजी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कुछ समझ गई हों। कहानी जारी थी और हर शब्द सीधे मोहन के परिवार पर गिरता जा रहा था। क्या ये संयोग था या कोई पुरानी आवाज जो फिर से लौट आई थी? और जैसे ही रेडियो के अंदर से वो पुरानी आवाज सुनाई दी, दादाजी उठकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि पहचान थी। मोहन और गुड़िया कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर वो रात 1900 के उस शांत जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। कहानी ने अब मोड़ ले लिया था और इस मोड़ पर पूरा अतीत धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा था। दादाजी कुछ देर तक चुप रहे, जैसे 1900 का पूरा इतिहास उनकी आंखों में घूम रहा हो। मोहन और गुड़िया फर्श पर चुप बैठे थे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इतना पुराना राज क्या हो सकता है जो समय के इतने लंबे रास्ते पार करके आज भी आवाज बनकर लौट रहा था। दादी ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए कहा, कभी कभी घर के बड़े लोग कुछ बातें बच्चों से इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बातें उनके दिलों में बोझ बन जाएं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। पर शायद आज वो समय आ गया है जो इतने सालों से हमारे घर के कोने में दबा हुआ है। दादाजी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मोहन, गुड़िया, तुम दोनों ने कभी ध्यान दिया है कि हमारे आंगन के पीछे पुराने नीम के पेड़ के पास की मिट्टी थोड़ी ऊंची है? मोहन बोला, हाँ दद्दा, हम खेलने जाते हैं तो पैर बार बार वहीं अटक जाता है। दादी ने कहा, वहां तुम्हारे परदादा ने अपनी आखिरी चीजें दफनाई थीं। हवा में एक भारीपन फैल गया। लगा जैसे पुराने समय की सैकड़ों सांसें उस रात की हवा में शामिल हो गई हों। मोहन ने दादाजी के पास घुटनों पर बैठते हुए कहा, दद्दा, कृपया बताइए ना, परदादा ने आखिर वहां क्या दफनाया था? दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। उनके चेहरे पर गौरव भी था और एक पीड़ा भी जो उन्होंने बरसों अपने भीतर छुपा रखी थी। बेटा, तुम्हारे परदादा बाल किशन बहुत बड़े दिल के आदमी थे। उन्होंने सिर्फ गांव के लोगों को बचाया नहीं था, उन्होंने एक ऐसा काम किया था जो अगर उस समय किसी को पता चल जाता तो इस पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाता। गुड़िया ने घबराहट से पूछा, क्या किया था उन्होंने? दादाजी ने धीमे धीमे बताया, 1900 में गांव में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। दो जातियों के बीच ऐसी खाई पड़ी थी कि हाथ मिलाकर बात तो दूर, एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो गया था। एक तरफ गांव के ऊंचे लोग और दूसरी तरफ वो गरीब परिवार जिन्हें लोग छूते तक नहीं थे। मोहन ने अब ध्यान से दादी की ओर देखा। दादी चुप थीं, पर उनकी आंखों में सब कुछ साफ था। दादाजी बोले, यही वो जमाना था जब कुछ लोग अंधविश्वास के सहारे गरीब लोगों को डराते थे, उन्हें परेशान करते थे और उनके घर जलाए जाते थे। गुड़िया की छोटी छोटी आंखें डर से फैल गईं। क्या हमारे गांव में भी ऐसा हुआ था दद्दा? दादाजी की आवाज भारी हो गई। हाँ बेटा, एक रात गांव के दो लोगों ने गरीब परिवार के एक घर में आग लगा दी थी। मोहन ने गुस्से में कहा, कौन थे वो लोग? दादाजी बोले, उनमें से एक गांव का मुखिया तिलक राम था और दूसरा
तुम्हारे परदादा का सबसे करीबी दोस्त। मोहन और गुड़िया दोनों स्तब्ध रह गए। दादी ने आगे कहा, बालकिशन को जब ये बात पता चली तो वे अपने दोस्त से मिलने गए। कहा, तूने ये क्या कर दिया? तूने किसका घर जलाया? तूने किसका जीवन छीन लिया? दादाजी की आवाज कांप गई। दोस्त बोला, जो लोग नीच हैं उनका घर जले या बचा रहे, क्या फर्क पड़ता है? मोहन का खून खौल उठा। ऐसा कैसे सोच सकता था वो? दादाजी ने सिर हिलाया। तब तुम्हारे परदादा ने उससे कहा, अगर धर्म, जाति, ऊंच नीच इंसानियत से बड़ी हो गई तो तुम मेरे दोस्त नहीं रह सकते। दादी बोली, और बेटे, वही रात थी जब बालकिशन ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वे उन लोगों के घर पहुंच गए जो आग में सब खो चुके थे। उन्हें अपनी झोपड़ी में जगह दी, उन्हें खाना खिलाया और कहा कि आज से ये घर तुम्हारा है। मोहन और गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उनका परदादा सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, एक साहसी इंसान भी थे। दादाजी बोले, लेकिन तिलक राम और उसका दोस्त ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने बदला लेने की सोची। गुड़िया ने डरते हुए पूछा, क्या किया उन्होंने? दादाजी बोले, उन्होंने झूठ फैलाया कि बालकिशन ने नदी की दिशा मोड़ दी है ताकि उनके खेत बह जाएं। लोगों ने सच जाने बिना उन्हें दोषी ठहरा दिया। मोहन एकदम गुस्से में आ गया। किसने झूठ फैलाया दद्दा? उस दोस्त ने? दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, उसी दोस्त ने, जिसे बालकिशन भाई कहकर बुलाते थे। गुड़िया की आंखें नम हो गईं। दादी ने कहा, परदादा ने झूठ का जवाब झूठ से नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर मेरी सच्चाई नदी में डूब जाए तो भी मैं इंसानियत नहीं छोड़ूंगा। मोहन की आंखों में गुस्सा और गर्व दोनों थे। दादाजी बोले, और फिर वो दिन आया जब नदी उफान पर थी। पूरा गांव डूबने वाला था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वही लोग जिन्होंने बालकिशन को दोषी ठहराया था अब उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे। गुड़िया ने कहा, तो परदादा ने सबको बचाया? दादाजी की आवाज धीमी हो गई। हाँ, उन्होंने सबको बचाया, पर खुद वापस नहीं लौटे। कुछ देर तक सभी चुप रहे। फिर दादाजी ने अपना दूसरा राज बताया। लेकिन उन्होंने मरते मरते एक आखिरी काम किया। एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा और एक खत नीम के पेड़ के पीछे मिट्टी में गाड़ दिया और कहा, जब मेरे परपोते बड़े हों उन्हें ये देना। मोहन एकदम सीधा बैठ गया। दद्दा, हमने वो डिब्बा और खत कभी क्यों नहीं देखा? दादाजी ने कहा, क्योंकि डर था बेटा कि अगर सच सामने आ गया तो गांव फिर टूट जाएगा। गुड़िया बोली, तो क्या अब सच सामने आएगा? दादाजी ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अब ये सच छुपाना सही नहीं है। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए तुम्हारे परदादा ने तुम्हें चुना था। मोहन की सांसें तेज हो गईं। क्या करना होगा दद्दा? दादाजी ने कहा, उस डिब्बे को निकालना होगा और फिर उस खत को पढ़कर वो करना होगा जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। मोहन ने दृढ़ होकर कहा, चलो दद्दा, अभी चलते हैं। गुड़िया भी उठ खड़ी हुई। मैं भी चलूंगी। दादी ने उनके सिर सहलाए। जाओ बेटा, आज तुम्हें अपने खून की सच्चाई पता चलेगी। तीनों ईंट पत्थर वाली खुली पगडंडी पर चलते हुए
पीछे के आंगन पहुंचे। नीम का पुराना पेड़ जैसे इस पल का इंतजार कर रहा था। दादाजी बोले, यहीं नीचे, यहीं कहीं हमारे परदादा ने अपनी आखिरी यादें छुपाई थीं। मोहन और गुड़िया घुटनों के बल बैठ गए। दादाजी ने एक छोटा सा फावड़ा पकड़ाया। मोहन ने खोदना शुरू किया। पहली परत थी सूखी मिट्टी, दूसरी परत थी थोड़ी सख्त, तीसरी परत, और तभी फावड़ा किसी धातु से टकराया। टट, गुड़िया चिल्लाई, भैया कुछ मिला है। मोहन ने मिट्टी हटाई और एक लकड़ी का पुराना, लगभग 100 साल पुराना बॉक्स निकला। दादाजी की आंखें भर आईं। हाँ, यही है। बॉक्स खोला गया। अंदर एक पीतल की छोटी मूर्ति, कुछ सिक्के और एक तह किया हुआ खत था। गुड़िया ने खत उठाया। उसकी खुशबू में पुरानी मिट्टी थी, समय की धूल थी और एक इंसान की उम्मीदें थीं। मोहन ने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके हाथ कांपते गए, आंखें चमकती गईं और दिल धड़कता गया। खत में लिखा था, अगर ये खत मेरे बच्चे या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जान वो, सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। मेरी मौत सिर्फ पानी की वजह से नहीं हुई थी। मेरी मौत दोस्ती के धोखे का परिणाम थी। मोहन और गुड़िया दोनों सुन्न हो गए। और खत की आखिरी पंक्ति, अगर ये खत पढ़ रहे हो तो मेरा काम पूरा करना, उस गलत आदमी का नाम गांव के सामने लाना, सच बोलकर मेरा ऋण उतारना और उसे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी उसे माफ कर गया हूं। मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े। गुड़िया दादाजी से लिपट गई। दद्दा, परदादा कितने अच्छे थे। हां बेटा, पर अब सच सामने आएगा और ये काम तुम दोनों पूरा करोगे। नीम की ठंडी छाया में सदी का सबसे भारी सच खुल चुका था। पर इस कहानी का असली तूफान अब शुरू होने वाला था। गांव की उस लंबी रात के बाद सुबह जैसे कुछ बदल गई थी। सूरज तो रोज की तरह निकला था, पर घर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई सवाल रात भर जागता रहा हो और अब जवाब ढूंढ रहा हो। दादाजी भोलनाथ बहुत जल्दी उठ गए थे। आंगन में उनको बैठे देखकर दादी को ताज्जुब हुआ। वो कभी इतना सवेरे नहीं जागते थे। मोहन और गुड़िया अभी भी पिछली रात वाली घटना के बारे में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मोहन बार बार कह रहा था, दद्दा क्यों डर गए थे कल? वो आवाज किसकी थी? रेडियो ने राज क्यों कहा? गुड़िया बिल्कुल मासूमियत से बोली, शायद दादाजी की कोई पुरानी बात हो। मोहन ने एकदम धीमे स्वर में कहा, अगर सिर्फ पुरानी बात होती तो दद्दा ऐसे खड़े नहीं होते। वो आवाज दद्दा ने पहचान ली थी। दोनों बाहर आंगन में पहुंचे तो दादाजी मिट्टी के आंगन में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे मन की उलझन कदमों में बंध गई हो। मोहन बोला, दादा आप ठीक हो ना? दादाजी ठहरे। उनकी आवाज में एक धीमी थकान थी। हां बेटा, ठीक हूं। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। गुड़िया भी ध्यान से सुनने लगी। दादाजी दूर आसमान की तरफ देखने लगे। सुबह की सुनहरी धूप उनकी आंखों में पड़ रही थी। उन्होंने कहा, साल 1903 वो साल ऐसा था जिसे हमारे परिवार ने दिल में बंद करके रख लिया था। रेडियो आने से बहुत पहले आवाजें ही आवाज थी हमारे लिए। मंदिर की घंटियां, कुएं से रस्सी की चर्र चर्र, खेत में बैलों की घंटियां और रात में ढोल की धीमी थाप।
दादी भी पास बैठ गईं। उन्होंने कहा, भोलू, अब तो बच्चों को बता ही दो, इतने सालों से जो भीतर दबा हुआ है उसे बाहर आने दे। दादाजी ने धीमे से सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। उस समय इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बाल किशन। बहुत समझदार, बहुत ईमानदार, पर दिल का जरा नर्म। मोहन बोला, वो हमारे परदादा थे? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, हां बेटा, वो तुम्हारे परदादा ही थे। गुड़िया हैरानी से बोली, तो रेडियो में कल जो आवाज थी वो? दादी ने मोहन और गुड़िया के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी यादें भी आवाज बनकर लौटती हैं। वक्त बीत जाता है पर कुछ धुनें जिंदा रहती हैं। दादाजी वापस कहानी में डूब गए। उस समय इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बाल किशन। बहुत समझदार, बहुत ईमानदार, पर दिल का जरा नर्म। वो हमारे परदादा थे? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, हां बेटा, वो तुम्हारे परदादा ही थे। गुड़िया हैरानी से बोली, तो रेडियो में कल जो आवाज थी वो? दादी ने मोहन और गुड़िया के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी यादें भी आवाज बनकर लौटती हैं। वक्त बीत जाता है पर कुछ धुनें जिंदा रहती हैं। दादाजी वापस कहानी में डूब गए। उस समय बाल किशन यानी तुम्हारे परदादा गांव में हर किसी का सहारा थे। किसी की गाय बीमार होती तो वे जाकर दवाई लाते, किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो चुपचाप अनाज दे आते। गांव में कहते थे कि अगर रामपुर का दिल है तो वो बाल किशन है। पर जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। दादाजी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। 1903 की उस बरसात में गांव पर एक बड़ा संकट आया। नदी उफन रही थी। पानी इतना बढ़ गया कि आधा गांव बहने के कगार पर था। सब लोग पीपल के नीचे शरण लिए हुए थे। मोहन और गुड़िया पूरी तरह कहानी में खिंचने लगे। दादाजी बोले, बाल किशन यानी तुम्हारे परदादा खुद को बीच धारा में ले गए बच्चों और औरतों को बचाने के लिए। कई लोगों को बचाया पर खुद। दादी ने दादाजी की बात पूरी की। वो वापस नहीं लौटे। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। मोहन का गला भारी हो गया। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, पर जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये कि बाल किशन ने जान देने से पहले एक चीज कही थी, एक वादा जो सिर्फ एक आदमी ने सुना था और वही आदमी यहीं गांव में रहता है। मोहन एकदम चौकन्ना हो गया। कौन आदमी? दादाजी चुप रहे। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे कोई बड़ा सच कहे जाने का इंतजार कर रहा हो। गुड़िया बोली, दद्दा आप बताइए ना, कौन? दादाजी बोले, बाल किशन ने मरते मरते एक राज छोड़ा था। राज गांव की मिट्टी से जुड़ा था और एक ऐसी गलती से जिससे कोई निर्दोष फंस गया था। मोहन आवाज दबाकर बोला, और वो सब रेडियो ने कैसे बताना शुरू कर दिया? दादाजी की आंखें गहरी हो गईं। यही तो है इस कहानी का असली मोड़ बेटा। रेडियो सिर्फ मशीन नहीं होता। कभी कभी वो वही सुनाता है जो किसी का मन सुनना चाहता है। कभी कभी वो उन बातों को भी कह देता है जो कहनी बाकी रह गई हों। दादी ने मोहन की पीठ पर हाथ रखा। ये दुनिया सिर्फ चीज़ों की नहीं, भावनाओं की भी है। कुछ आवाज़ें वक्त के पार से भी आती हैं। उसी समय घर के बाहर एक आवाज़ गूंजी, भोलू काका, बाहर आइए। सब चौंक गए। ये आवाज़ गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की थी,
रघुनाथ काका। दादाजी बाहर निकलकर गए। उनके पीछे मोहन और गुड़िया भी भागे। रघुनाथ काका की आंखों में चिंता थी, थोड़ी घबराहट भी। उन्होंने दादाजी से कहा, कल रेडियो ने जो कहा वो संयोग नहीं था। वक्त आ गया है भोलू, एक बात खुलनी चाहिए। दादाजी ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई पुराने साथी की वापसी हो। रघुनाथ बोले, बालकिशन ने मरते मरते मुझे एक बात कही थी, पर मैं डर गया। मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। अब रेडियो ने भी उसे छू लिया है। मोहन और गुड़िया दोनों के दिल तेज धड़कने लगे। बलकिशन ने क्या कहा था? रघुनाथ काका धीरे से बोले, उन्होंने कहा था कि गांव पर जो मुसीबत आई थी वो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं थी। किसी ने नदी का रास्ता बदला था। मोहन जोर से चौंका, ये क्या? किसने? रघुनाथ काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वो इंसान मेरे ही घर का था। पूरे घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। गुड़िया फुसफुसाई, मतलब कोई जानबूझकर खतरा लाया था? दादाजी धीरे से बोले, हाँ बेटा, 1900s के ज़माने में सादगी भी थी और चाल भी। मोहन के भीतर कई सवाल तैर रहे थे। उसने पूछा, पर दादा ने ये राज आपको क्यों बताया? रघुनाथ ने जमीन की तरफ देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि मैं ही वो था जिसने गलत आदमी पर भरोसा किया था, और वो आदमी लालच में अंधा हो गया था। गुड़िया की सांस अटक गई। कौन था वो आदमी? रघुनाथ ने धीरे से कहा, वो बालकिशन का ही सबसे करीबी दोस्त था। मोहन के हाथ सुन्न पड़ गए। दादी की आंखों से आंसू गिर पड़े। दादाजी ने रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर कहानी को साफ करना जरूरी है। इतने में रेडियो के अंदर से हल्की सी आवाज आई। रेडियो ऑफ था, फिर भी आवाज, कहानी अभी बाकी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने रेडियो को देखा। उसकी स्क्रीन की धूल हवा में चमक रही थी। दादाजी बोले, हमें परदादा के उस आखिरी राज को ढूंढना होगा जो उन्होंने मिट्टी में छुपा कर रखा था। रघुनाथ बोले, वो राज बरगद के नीचे है। एक लंबी सांस में मानो पूरा गांव अपने अतीत की दहलीज पर खड़ा हो गया। और कहानी अब उस समय की तरफ बढ़ रही थी जहां 1900 का जीवन सिर्फ सादगी ही नहीं, बल्कि साहस, त्याग और कुछ भूले हुए सच लेकर खड़ा था। बरगद के नीचे बैठकर जब वो सच सामने आया कि नदी का रास्ता बदलने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि बालकिशन का सबसे करीबी दोस्त था, तब हवा तक भारी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे बरगद के पत्ते भी धीमे धीमे कांपते हुए ये बात सुन रहे हों। मोहन के लिए ये बात किसी आकाशवाणी जैसी थी। वो सच जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अब धीरे धीरे खुल रहा था। रघुनाथ काका के चेहरे पर शर्म, पछतावा और बूढ़ेपन की थकान साफ दिख रही थी। दादाजी बोले, अगर सच बोलना इतना आसान होता तो शायद ये बातें आज तक छुपी नहीं रहती। मोहन ने धीरे से पूछा, काका, वो आदमी कौन था? पर दादा का दोस्त कौन? रघुनाथ काका ने अपना सिर झुका लिया। नाम लेने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा, और मेरे अंदर वो हिम्मत अब बहुत कम रह गई है। दादी ने धीरे से कहा, काका, अगर आज ना कहा तो शायद कभी नहीं कहा जाएगा। कुछ क्षण की चुप्पी। बरगद के पत्ते हल्के हल्के खड़के जैसे वो भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। रघुनाथ काका ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, उसका नाम था शिवव्रत। दादाजी के चेहरे पर हल्की सी टीस उभर आई। मोहन और गुड़िया दोनों एक साथ बोले, शिवव्रत?
वो तो दद्दा के साथ खेतों में काम करता था। दादाजी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, शिवव्रत और तुम्हारे परदादा बचपन के साथी थे, पर जब स्वार्थ और लालच इंसान के दिल पर पर्दा डाल देते हैं तो बचपन की दोस्ती भी धुंधला जाती है। मोहन अब और जानना चाहता था, पर उसने नदी का रास्ता बदलने जैसा काम क्यों किया? रघुनाथ काका की आंखें भर आईं, क्योंकि तिलकराम ने उसे फुसला दिया था। तिलकराम गांव का मुखिया बनने के लिए सबसे उर्वर जमीन चाहता था। नदी का रास्ता मोड़कर उस जमीन को अपने कब्जे में करने का मंसूबा था। शिवव्रत ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, नदी 2 हाथ इधर उधर हो जाए, पर उसे नहीं पता था कि इसमें दर्जनों लोगों की किस्मत बह जाएगी। मोहन की मुट्ठियां कस गईं। तो परदादा ने उसे रोका क्यों नहीं? रघुनाथ काका बोले, उन्होंने रोका था बेटा, पर जब तक बालकिशन पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। नदी बह चुकी थी और गांव का आधा हिस्सा डूब चुका था। कुछ क्षण तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू फैल रही थी, पर उसके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे समय के पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। शिवव्रत की आवाज टूट गई। हाँ माँ, मुझे बोलना चाहिए था, पर मैं कायर था। एक लंबा सन्नाटा। फिर दादाजी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवा, अगर अब भी सच बोल दो तो बालकिशन की आत्मा को शांति मिलेगी। शिवव्रत ने आंखें बंद कीं। 2 आंसू ढलक पड़े। फिर धीरे धीरे, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में उसने कहा, हाँ, मैं सच बोलूंगा। गांव की चौपाल में सबको बुलाओ। मैं सबके सामने अपने पाप का स्वीकार करूंगा। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल से एक पत्थर हटा दिया हो। ये वही मोड़ था जिसका इंतजार परदादा की लिखी चिट्ठी ने किया था। शाम को चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बरगद के नीचे मिट्टी पर खटियाएं लगीं और सबकी निगाहें शिवव्रत पर थीं। शांत हवा बह रही थी। ढलते सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन छन कर जैसे एक पुराने जमाने की परछाइयां बना रही थी। शिवव्रत खड़ा हुआ। उसकी कांपती आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सालों पहले नदी का रास्ता मैंने बदला था। मैं दोषी हूं। मेरी लालच, मेरी कमजोरी, मेरी झूठ ने हमारे गांव को डुबो दिया। एक सांस रोक देने वाला सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, और सबसे बड़ा अपराध, मैंने अपने दोस्त बालकिशन को धोखा दिया था। गांव वालों में हलचल मच गई। कई लोग हैरान, कई गुस्से में, कई बोझिल। मोहन की छाती भारी होने लगी। वो सोच रहा था, क्या होगा अब? क्या लोग उसे मारेंगे या फिर परदादा की आखिरी इच्छा के अनुसार उसे माफ करेंगे? तभी दादाजी आगे आए। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। गांव वालों, आज शिवव्रत ने सच कहा है, और सच बोलने में जितना साहस चाहिए होता है, उतना कभी झूठ बोलने में नहीं लगता। गांव वालों के लोग एकदम चुप। दादाजी बोले, बालकिशन जाते जाते कहकर गए थे, जिसने गलती की है उसे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी उसे माफ कर चुका हूं। गांव वालों की आंखें बड़ी हो गई, जैसे उनके दिल पर रखा पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। दादी ने भी कहा, 1900s का मतलब था बुजुर्गों की बात मानना, सच्चाई और क्षमा को सबसे बड़ा धर्म समझना। पूरे गांव में एक पल की खामोशी, और फिर अचानक एक बुजुर्ग ने कहा, अगर बालकिशन ने माफ किया था तो हम कौन होते हैं सजा देने वाले?
दूसरे बोले, गलती हुई, पर आज उसने सच कहा, बस वही काफी है। धीरे धीरे गांव वालों ने शिवव्रत को घेर लिया, मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके कंधों पर हाथ रखने के लिए। शिवव्रत की आंखों में बरसों का बोझ पिघलकर बह निकला। मोहन ने पहली बार महसूस किया, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है पर सुंदर भी। और तभी चौपाल के एक कोने में रखे पुराने रेडियो से हल्की आवाज आई, कहानी अब सही मोड़ पर है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रेडियो खुद ब खुद चालू कैसे हो सकता है? मोहन और गुड़िया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई कह रहा हो, अभी और सच बाकी है। रेडियो की वो आवाज चौपाल के बीचों बीच गूंजती हुई मानो हवा के रुख को ही बदल गई हो। सब लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रेडियो बंद होते हुए भी कैसे बोल सकता है। मोहन धीरे धीरे रेडियो के पास पहुंचा। गुड़िया उसके पीछे खड़ी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मोहन की कमीज को पकड़े। दादी दूर से मंत्र बुदबुदा रही थीं, शायद डर से, शायद किसी अनहोनी को रोकने के लिए। रेडियो पर हल्की हल्की खरखराहट थी, जैसे कोई बहुत दूर से धीमी सांसों में बोलने की कोशिश कर रहा हो। कहानी अभी अधूरी है। सारे गांव के दिल एक साथ धड़क उठे। दादाजी ने आगे बढ़कर रेडियो को छुआ। उनकी उंगलियां कंपकपा रही थीं, जैसे कोई पुराना घाव उसकी गर्मी से फिर जग गया हो। कौन है? कौन बोल रहा है? कुछ क्षण खामोशी रही। फिर रेडियो में एक आवाज आई, कमजोर, दूर, धुंधली, पर इतनी परिचित कि दादी की आंखों से आंसू गिर पड़े। आवाज थी, भोलू, मैं हूं बालकिशन। गांव में एक ही पल में रोशनी, हवा और समय सब ठहर गए। दादाजी के पैरों से ताकत जैसे छिन गई हो। वे वहीं मिट्टी पर बैठ गए, आंखें फैल गईं, दिल जैसे रुक गया हो। बाबा, ये कैसे? आप? मोहन की सांसें तेज हो गईं। गुड़िया ने मोहन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। रेडियो खड़खड़ाया। फिर वही आवाज, सिर्फ सुनने आया हूं, तुम सबको सच का रास्ता दिखाने। रघुनाथ काका सिसक पड़े। बालकिशन, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझसे सच छुपाया। रेडियो फिर गूंजा, राज खुल गया है, अब बस एक काम बाकी है। पूरा गांव टकटकी लगाए इंतजार कर रहा था। गांव की अगली पीढ़ी, यानी मोहन और गुड़िया, उन्हें मेरा आखिरी काम पूरा करना है। मोहन एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से। मैं क्या करूं बाबा? उसने धीरे से कहा। रेडियो में एक धीमी हंसी आई, पुरानी, प्यारी और दर्द से भरी। सुन मोहन, मेरी मौत का सच सिर्फ नदी नहीं था, ये गांव की उस सोच का भी परिणाम था जिसने लोगों को बांट दिया था। आज गांव अब भी उसी सोच से जूझ रहा है। मोहन ने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी की आंखों में स्वीकृति थी। गांव को जोड़ना इस खून का काम है। शब्द खत्म होते ही रेडियो एकदम शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की थरथराहट
और गांव वालों की सांसें। कुछ पल बाद दादाजी बोले, गांव को जोड़ना मतलब गांव की नई शुरुआत। रघुनाथ काका ने कहा, हमें सबके बीच के झगड़े खत्म करने होंगे। दादी ने गहरी सांस ली। और उन परिवारों को जो उस आग में सब खो चुके थे, उन्हें वापस सम्मान देना होगा। मोहन के अंदर कुछ बदल गया था। वे अब छोटा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वही आग थी जो उसके परदादा की आखिरी चिट्ठी में थी। उसने कहा, दद्दा, मैं गांव के बच्चों को साथ लाऊंगा। हम सब एक साथ काम करेंगे। दादाजी मुस्कुराए। और मैं गांव के बुजुर्गों को समझाऊंगा। गुड़िया बोली, मैं औरतों को एक साथ चूल्हे, त्योहार और काम बांटने में मदद करूंगी। धीरे धीरे लोग एक एक करके बोलने लगे, हाँ, हम करेंगे। गांव बदलेगा। हम सब साथ चलेंगे। उस दिन के बाद रामपुर में कुछ बदल गया। अगली सुबह मोहन ने गांव के सभी बच्चों को बुलाया। उनके हाथों में लकड़ियां, मिट्टी, रस्सियां थीं। वे पुरानी टूटी खाट को ठीक करने लगे, गली साफ करने लगे, कुएं के आसपास की घास काटने लगे। बच्चे हंसते हुए काम कर रहे थे। 1900 के बच्चे काम में खेल देखना जानते थे। वे किसी मोबाइल या स्क्रीन के पीछे नहीं छिपते थे। उनके जीवन की असली रोशनी धूप, पसीना और दोस्ती थी। उधर दादाजी गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करके बैठे। वे बोले, हम सब ने गलतियां की हैं, पर आगे आने वाली पीढ़ी हमारी गलतियों से सीख सकती है। अगर हम झगड़े छोड़ दें तो ये गांव खुद नया जन्म ले सकता है। बुजुर्गों ने बहुत सोचने के बाद सिर हिलाया। हाँ भोलू, समय आ गया है। दादी और गांव की औरतें आंगन में बैठकर चूल्हा जलातीं, पकवान बनातीं और एक साथ त्योहार मनाने की बातें करतीं। धीरे धीरे दरों, दीवारों और दिलों में पड़ी धूल साफ होने लगी। पर जिस दिन सब कुछ ठीक होता दिखा, उसी दिन रेडियो ने फिर आवाज दी। रात गहरी थी। चांद बादलों में अटका हुआ था। मोहन और गुड़िया सोने जा रहे थे। तभी मोहन, गुड़िया, दोनों रुक गए। उनके सीने में धड़कन तेज हो गई। अब आखिरी काम बाकी है। मोहन ने रेडियो उठाया। क्या काम? रेडियो बोला, शिवव्रत को पूरा सच बताना होगा। मोहन चौंक गया। उसने तो चौपाल में सब बोल दिया था। रेडियो की आवाज गंभीर हुई। नहीं बेटा, उसने आधा सच कहा है। बाकी सच उसने अब भी छुपा रखा है। गुड़िया की आंखों में डर चमका। कौन सा सच? रेडियो शांत हो गया। मोहन ने दादाजी को जगाया। दादी भी उठकर आ गईं। रात की हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी आंधी सिर्फ एक कदम दूर खड़ी हो। दादाजी ने कहा, चलो चल के पूछते हैं। गांव के आधी रात के रास्तों पर चारों नींद में डूबे घरों के बीच से धीरे धीरे चल रहे थे। चारों ओर बस झींगुरों की आवाज थी। शिवव्रत का घर दूर से ही दिख रहा था, अंधेरे में अकेला। दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा। तीसरी बार अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। दादाजी बोले, शिवा, दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम जाग रहे हो। धीरे धीरे दरवाजा खुला।
शिवरत की आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ, जैसे वो कई घंटों से रो रहा हो। दादाजी ने कहा, रेडियो ने कहा कि तुमने आधा सच छुपाया है। शिवरत ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने फुसफुसाया, हाँ, एक और सच है जो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो सच गांव की नींव हिला देगा। मोहन एक कदम आगे बढ़ा। कौन सा सच शिवा काका? शिवरत ने चारों तरफ देखा, फिर दरवाजा बंद किया। वो धीमे स्वर में बोला, नदी का रास्ता मोड़ने का असली आदेश तिलक राम ने नहीं दिया था। सबकी सांस रुक गई। वो आदेश गांव के उस आदमी ने दिया था जिस पर हर कोई सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आदमी था। शिवरत की आवाज चटक गई, तुम्हारे परदादा बाल किशन का ही सगा भाई। मोहन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। गुड़िया के होंठ कांप उठे। दादी के हाथ से थाली गिर गई। दादाजी के चेहरे पर गहरा सदमा फैल गया। शिवरत बोला, सच ये है कि सिर्फ दोस्त ने नहीं, परिवार में भी किसी ने धोखा दिया था। और मोहन ने पहली बार महसूस किया कि इस कहानी का तूफान अभी बस शुरू ही हुआ है। मोहन के कानों में जैसे किसी ने अचानक गरम लोहे की कील ठोक दी हो। शिवरत के शब्द, तुम्हारे परदादा का ही सगा भाई, उसके दिमाग में गूंजते रहे और हर बार दिल को चीरते रहे। दादी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। दादाजी ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उनकी सांझ की पूरी रोशनी बुझाती हो। मोहन अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल महसूस कर रहा था। उसने दीवार पकड़ ली। गुड़िया धीरे धीरे रोने लगी। भैया, क्या ये सच है? क्या हमारे परदादा के भाई ने? शिवरत ने सिर झुका लिया। हाँ बिटिया, ये कड़वा सच है। मैंने इतने साल ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं डरता था कि तुम सब मुझे माफ नहीं करोगे। पर सबसे बड़ा डर ये था कि इस सच से गांव टूट जाएगा। दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका चेहरा भारी, आंखों में सदमा और आवाज में एक अजीब सा खालीपन। शिवा, क्या तू बिल्कुल पक्का है? क्या तू इस उम्र में भी झूठ बोल रहा है या सच का बोझ तुझे अंत समय में सताने लगा है? शिवरत ने हाथ जोड़ दिए। भोलू, मेरी उम्र झूठ की नहीं रही। मैंने जो देखा वही कह रहा हूं। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ था उस दिन? सब कुछ साफ साफ बताओ। शिवरत ने गहरी सांस ली, जैसे दिल का ताला खोलने जा रहा हो। वो रात, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। नदी उफान पर थी। तिलक राम शहर गया था और गांव में बस अफवाहें और डर थे। मैं खेतों की तरफ गया था देखने कि पानी कितना बड़ा है, और वहीं नदी के किनारे मैंने दो परछाइयां देखीं। एक आदमी मिट्टी को फावड़े से काट रहा था और दूसरा उसे रोक रहा था। पहला आदमी बाल किशन का अपना छोटा भाई रामू। एकदम जैसे हवा रुक गई हो। दादाजी के होंठ कांप उठे। रामू? पर वो तो कहता था कि नदी अपने आप रास्ता बदल रही है। शिवरत ने कड़वाहट से कहा। वो झूठ था, पूरी तरह झूठ। मोहन की आंखें फैल गईं। तो परदादा की मृत्यु सिर्फ प्रकृति का हादसा नहीं था? शिवरत बोला, नदी तो सिर्फ बह रही थी, रास्ता रामू ने मोड़ा था ताकि पानी तिलक राम के खेतों की न न जाए बल्कि गरीबों के घर की तरफ जाए। गुड़िया चीख पड़ी, ये क्यों करेगा कोई? शिवरत की आंखें लाल हो रही थीं क्योंकि रामू को ताकत चाहिए थी। वो चाहता था कि वो गांव का चौधरी बने। तिलक राम उससे मिला हुआ था।
दोनों को लगा कि अगर गरीबों की बस्ती बह जाए तो गांव की राजनीति में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, लोग इतने निर्दय कैसे हो जाते थे? शिवव्रत ने धीमे स्वर में कहा, 1900 का जमाना सादा था बेटा, पर मनुष्यों के दिल में मोह और लालच तब भी थे और आज भी हैं। मोहन ने कंधे झटकते हुए कहा, और परदादा को कैसे पता चला? शिवव्रत ने गहरी सांस छोड़ी। रामू मिट्टी काट रहा था। मैं पीछे खड़ा था, छुपकर सब देख रहा था। और तभी पीछे से कदमों की आहट आई। बालकिशन, वो उधर से गुजर रहे थे। उन्हें शक हुआ तो वे भी रुक गए। जब उन्होंने अपने ही भाई को नदी की मिट्टी तोड़ते देखा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रामू, ये क्या कर रहा है तू? ये पाप मत कर। रामू ने उनकी तरफ देखा और फावड़ा गिरा दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अहंकार था। वो बोला, दादा, आज गरीब बस्ती बहेगी और कल हम चौधरी बनेंगे। मोहन के दांत भींच गए। गुड़िया दादी की साड़ी में मुंह छुपा ली। शिवव्रत बोला, बालकिशन ने रामू को रोकने की कोशिश की। लड़ाई भी हुई, पर नदी का पानी बढ़ता गया और मिट्टी टूटकर बहने लगी। मैं डर गया था। मुझे लगा, अगर मैं बीच बचाव करूंगा तो मुझे भी मार देंगे। मैं भाग गया और उसी रात पानी इतना बढ़ा कि नदी गांव की तरफ टूट पड़ी। बालकिशन ने अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों को बचाना शुरू किया और अंत में खुद बह गए। दादाजी जमीन पर बैठ गए, जैसे सदियों का बोझ उनके कंधों पर लटक गया हो। हमारी नस्ल, हमारा खून, ये सच। उनकी आवाज कांप गई। मोहन धीरे धीरे उनके पास बैठा। दादा, आप क्या सोच रहे हो? दादाजी आंसू पोंछते हुए बोले, मैं सोच रहा हूं कि मैंने अपने भाई पर कभी शक भी नहीं किया। मैंने उसे उसकी गलती समझकर ही हमेशा इज्जत दी। पर असलियत? वो रुक गए। सब चुप थे। उस घने सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और एक बूढ़े पिता की टूटती सांसें। फिर अचानक रेडियो की वही आवाज, धीमी, साहसी और मानो समय के पार से, भोलू, तू टूट मत जाना। सब उछल पड़े। रेडियो अपने आप चालू था। सच भारी होता है, पर सच से ही खून साफ होता है। दादाजी की आंखें भर आईं। आवाज वही थी, बालकिशन, तू बच्चों की तरफ देख। वो करेंगे जो हम नहीं कर पाए। मोहन की आंखें चमक उठीं। रेडियो की आवाज और स्पष्ट हुई। गांव को सच बताना, रामू की गलती को उजागर करना, पर उसे भी माफ करना, क्योंकि तोड़ने से नहीं, जोड़ने से गांव बनता है। और फिर रेडियो बंद हो गया। पूरा घर रोशनी, दर्द, गर्व और जिम्मेदारी से भर गया। मोहन खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर 1900 की उस पीढ़ी जैसी गंभीरता थी।
जो परिवार और गांव को बांधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दद्दा, हम सच बताएंगे और गांव को फिर से जोड़ेंगे। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। गांव की आधी रात में 4 पीढ़ियों का मिलन था, एक रेडियो के जरिए, जो अब सिर्फ यंत्र नहीं था बल्कि धड़कता हुआ इतिहास था। और कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रामपुर गांव वैसा नहीं था जैसा कल था। बरगद के पत्ते हवा में वैसे ही हिल रहे थे, कुएं की रस्सी वैसे ही चर चर कर रही थी और चूल्हों से उठती सुगंध भी वही थी, पर लोगों की आंखों में कुछ बदल गया था। सदियों की खामोशी को जैसे रातों रात किसी ने हिला दिया हो। दादाजी और शिवव्रत के सच कहने के बाद गांव का पूरा संतुलन एक अजीब सी अवस्था में था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ दुखी, कुछ क्रोधित और कुछ ऐसे जो पहली बार समझ रहे थे कि इंसानियत जातियों, ठोक और राजनीति से बहुत बड़ी चीज होती है। मोहन और गुड़िया सुबह सुबह चौपाल पहुंचे। उन्होंने देखा गांव के कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत धीमे स्वर में, जैसे वे महसूस कर रहे हों कि उनके घरों के पीछे छुपे कई सच भी कभी बाहर आ सकते हैं। मोहन दादाजी के पास दौड़कर आया। दद्दा, आज हमें क्या करना है? दादाजी ने थकी हुई मुस्कान दी। उनकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। आज हमें गांव को सच बताना है, पूरा सच, और फिर उसे जोड़ना है। गुड़िया बोली, पर दद्दा, अगर लोग गुस्सा हो गए तो, अगर गांव में झगड़ा शुरू हो गया तो? दादाजी ने उसका सिर सहलाया। बिटिया, अगर सच को डर से दबा लिया जाए तो वो और जहरीला हो जाता है। हमारा काम है उसे रोशनी में लाना, मगर प्यार और समझ के साथ। मोहन ने सिर हिलाया। और अगर लोग रामू को दोषी ठहराएंगे? दादाजी ने एक लंबी सांस छोड़ी। तब हम परदादा की तरह उन्हें माफ करेंगे। गुड़िया का दिल डर और श्रद्धा दोनों से भारी हो गया। दोपहर होते होते गांव की घंटी बजा दी गई। वही पुरानी धातु की घंटी जो दशकों से केवल त्योहारों या बड़ी घटनाओं पर बजती थी। लोग चौपाल की तरफ इकट्ठा होने लगे। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी छाती में इतिहास की धड़कनें चल रही थीं। जब सैकड़ों गांव वाले इकट्ठा हो गए, दादाजी धीरे धीरे खड़े हुए। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आवाज मजबूत थी। भाइयों और बहनों, आज हम उस सच का सामना करने जा रहे हैं जो कई पीढ़ियों से मिट्टी के नीचे दबा पड़ा था। सन्नाटा। हमने कल जाना कि बाल किशन को धोखा सिर्फ उसके दोस्त ने नहीं, उसके अपने भाई ने दिया। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। दादाजी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। लेकिन आज यहां कोई दोषी नहीं है। आज हम बीते हुए को याद करने नहीं, उसे ठीक करने आए हैं। मोहन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। गांव को टूटने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये बात सबके सामने साफ करेंगे कि परदादा के भाई रामू ने जो किया वह लालच और भ्रम का परिणाम था, लेकिन परदादा ने अपनी अंतिम सांस में
उसे माफ कर दिया था। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। गुड़िया ने भी कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, पर इंसानियत तब शुरू होती है जब हम माफ करना सीखते हैं। गांव में एक धीमी धीमी चर्चा शुरू हो गई। अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। रामू ने गलती की थी, पर उसी गलती से हमें ये सीख मिली कि नफरत से गांव नहीं चलता। फिर दूसरी ओर से आवाज आई, अगर बालकिशन ने माफ किया था तो हम क्यों नहीं? फिर एक और, हमारा भविष्य कैसा होगा ये हमारे फैसले तय करेंगे। और धीरे धीरे लोगों की भीड़ माफ करने के साथ खड़ी होने लगी। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने आज परदादा की आत्मा का ऋण चुका दिया। और तभी पुराना रेडियो जो चौपाल के कोने में पड़ा था, अचानक गूंज उठा। सभी चौंक गए। उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। धीमी, हल्की पर बहुत स्पष्ट आवाज, धन्यवाद। मोहन की रूह कांप गई। गांव वाले भी एक दूसरे की ओर देखते रह गए। रेडियो की आवाज, रामपुर, आज तुमने इतिहास बदल दिया। आज तुमने लड़ाई नहीं, प्यार चुना है। फिर आवाज और धीमी हुई, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब तुम्हारा गांव तुम्हारे बच्चों के हाथ में है। और रेडियो धीरे धीरे स्मृति की तरह चुप हो गया। उसके बाद कभी रेडियो से कोई अजीब आवाज नहीं आई, जैसे कहानी का अध्याय पूरी तरह बंद हो गया हो। लेकिन गांव में एक नया अध्याय धीरे धीरे खुलने लगा था। उस शाम रामपुर ने इतिहास के सबसे सुंदर फैसले में से एक लिया। गांव की टूटी बस्तियों को फिर से एक साथ बसाया गया। गरीबों को नया घर दिया गया और अमीर गरीब का फर्क पहली बार इतना छोटा लगा जैसे बस एक हल्की रेखा हो। उस दिन से बरगद के नीचे चौपाल में सिर्फ बातें नहीं होती थीं। अब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने नीले पीले सपनों को संवारते थे। और मोहन, वो अब सिर्फ एक किशोर नहीं था, वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधि था जिसने 1900s के आशीर्वाद और भविष्य की आवाज को दोनों को अपने भीतर समेट लिया था। शाम ढली, गांव के चूल्हों की खुशबू हवा में फैल गई और चौपाल पर बैठे दादाजी ने रेडियो को देखा, मुस्कुराए और धीरे से बोले, तूने जो आवाज दी वो अब रामपुर के हर दिल में है। मोहन और गुड़िया चौपाल के किनारे बैठे आज की पूरी घटना को महसूस कर रहे थे। गुड़िया ने कहा, भैया, क्या रेडियो ने सच में हमसे बात की थी? मोहन आसमान की तरफ देखने लगा। तारे धीमे धीमे चमक रहे थे। हवा में मिट्टी और इतिहास की खुशबू थी। वो बोला, शायद रेडियो नहीं, परदादा की आत्मा थी। शायद कोई और दुनिया थी, या शायद हमारे अपने दिल की आवाज थी जो हमें कभी कभी बोलकर नहीं, महसूस कराकर रास्ता दिखाती है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मतलब कहानी खत्म? मोहन ने सर हिलाया और कहा, नहीं बिटिया, कहानी खत्म नहीं, बस रूप बदल गया है। अब हम अपनी कहानी लिखेंगे। और उस रात
रामपुर गांव सालों में पहली बार इतनी गहरी नींद सोया जितनी सिर्फ वो जगह सो सकती है जहां सच उजागर हो चुका हो, पाप माफ हो चुका हो और भविष्य मुस्कुरा कर खड़ा हो। बरगद का पेड़ धीरे धीरे हिला, जैसे कोई बूढ़ा रक्षक संतोष से सिर हिला रहा हो, और हवाओं में बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, जैसे एक धीमी सी आवाज आई, ये आकाशवाणी है। कहानी पूरी हुई, पर याद रखना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दिल में घर बना लेती हैं।